म्यूचुअल फंड में पारदर्शिता लाने के लिए सेबी ने म्यूचुअल फंड स्कीमों में यूनिफॉर्म टोटल एक्सपेंस रेशियो लागू करने का प्रस्ताव जारी कर दिया है और यूनिफॉर्म टीईआर सभी फंड्स के कॉस्ट कंपैरिजन को आसान बना देगा। ये मामला आखिर है क्या, किस तरह का कंसल्टेशन पेपर जो है वो जारी किया गया है और किस तरह से फंड हाउसेस और डिस्ट्रीब्यूटर्स और एक निवेशक के निवेश में असर पड़ेगा, क्या बदलाव हो सकते हैं, किस तरह से म्यूचुअल फंड में निवेश को लेकर पारदर्शिता बढ़ेगी और एकरूपता आएगी। इस पूरे मुद्दे को आज आसान भाषा में समझते हैं। हमारे साथ डीपी सिंह, डिप्टी एमडी और चीफ बिजनेस ऑफिसर एसबीआई म्यूचुअल फंड जुड़ गए हैं। डीपी सर, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। एक एक करके तमाम मुद्दों को लेकर हम जाएंगे। लगभग 40 पन्नों का ये कंसल्टेशन पेपर जारी हुआ है, जिसको लेकर मुझे यकीन है आप भी मंथन कर ही रहे होंगे और रणनीति बना रहे होंगे, क्योंकि सेबी ने अब अगली मीटिंग में तमाम फंड हाउसेस के साथ बैठकर ये पता करना है कि ये क्या क्या मंजूर है, क्या नामंजूर है। फिलहाल जो प्रपोज्ड चीजें हैं उसके बारे में हमको बताइए, क्या क्या हाइलाइट्स हैं। शुक्रिया कविता जी, मेरे को इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। और जैसे हमेशा बहुत खुशी होती है आपके साथ आके, ताकि हम आसान भाषा में लोगों को समझा सकें। देखिए, इसकी जो भावना है, जो ये जो कंसल्टेशन पेपर लाया गया, जैसे आपने बोला कि पारदर्शिता तो है ही है, कि पारदर्शिता तो पहले भी थी। जहाँ तक टीईआर का सवाल है, टीईआर पहले भी लागू थी इसमें, पर पहले वो स्कीम्स के पर थी। अभी वो फंड हाउस लेवल पे का एक जो सुझाव दिया गया है कंसल्टेशन पेपर में, जिसके ऊपर जो आपकी भाषा के हिसाब से मंथन चल रहा है। अभी आंकड़े हम देख रहे हैं कि इसका कैसा प्रभाव होगा निवेशक के ऊपर, म्यूचुअल फंड कंपनी के ऊपर, ओवरऑल सिस्टम में कितना पैसा कम होएगा या अपने निवेशक को कितना फायदा होगा, वो सारी चीजें में बेसिक पर्पस तो यही है इसका, जो पूरा कंसल्टेशन पेपर है। और उसको किस तरह से लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज को देखने के अलग अलग नजरिए होते हैं। तो सेबी जो जो कंसल्टेशन पेपर लेके आई है, एक बड़ा ये एक बहुत बड़ा कदम है, जो कि 2018 में पहले चेंजेस हुए थे। अभी 2023 में दोबारा कुछ चेंजेस लेके आए हैं, तो इसके ऊपर हम देख रहे हैं। और कंसल्टेशन पेपर का मतलब ही ये है कि हम अपने सुझाव देंगे, आंकड़ों के साथ देंगे, तो उस हिसाब से सेबी अपने फिर फाइनल इसके ऊपर कोई डिसीजन लेगी। परंतु एक चीज पक्की है कि ये बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट सभी चीजों का एक इन्वेस्टर या एक निवेशक ही है, जिसको ध्यान में रखते हुए, जिसके फायदे को ध्यान में रखते हुए ये सब किया जा रहा है। बिल्कुल। फिलहाल जो स्ट्रक्चर है एक्सपेंस रेशियो का, वो अगर मुझे समझना हो तो आप उदाहरण के तर्ज पर थोड़ा समझाइए दर्शकों को कि किस तरह से ये एक्सपेंसेस चार्ज होते हैं और सेबी ने यहाँ पर क्या क्या सवाल उठाए हैं और क्या क्या प्रपोज किया है। देखिए, सवाल उठाने का चलने पहले जो अभी तक जो चल रहा था वो स्कीम लेवल पे, हम्म। जैसे हमारे फंड हाउस में या किसी भी फंड हाउस में अगर 20 स्कीम है, तो हर एक स्कीम में एक अधिकतम एक जो दर होती थी उसके, जैसे अगर आपका फंड 500 करोड़ रुपए तक का है, तो उसके ऊपर एक परसेंटेज जो 2.25% था। और उसके बाद जैसे जैसे फंड का साइज बढ़ता है, वो चार्ज कम होता जाता है, क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल आती है। तो ये सब जो एक स्कीम लेवल पे होता था, अभी वो स्कीम लेवल से हटके जो जो सुझाव दिया गया है कि फंड हाउस लेवल पे, जैसे सपोज आज की डेट में अगर हमारे पास 3 लाख करोड़ इक्विटी का है, तो हमारा 3 लाख करोड़ के ऊपर उसका जो क्रेडिट के हिसाब से जो सुझाव दिया जा रहा है कि उस पे लगेगा। जबकि पहले होता था अगर स्कीम 50,000 करोड़ की है तो उसके हिसाब से जितना लगना था, अगर कोई स्कीम 5,000 करोड़ की है तो उसके ऊपर कितना लगेगा, वो अलग अलग थे। तो अभी ये जो सुझाव दिया जा रहा है कि वो उस हिसाब से किया जा रहा है कि भाई पूरे फंड हाउस लेवल पे इसको एक ग्रेडिंग करके किया जाए। वैसे तो हम सब जानते हैं कि पूरा जो म्यूचुअल फंड का सेक्टर है वो काफ़ी पैनी नज़र सेबी इस पर रखता है और अपने आप में काफ़ी वेल रेगुलेटेड भी है। लेकिन क्या ऐसे कोई इंस्टेंसेस हुए हैं सर जहां पर सेबी को ये अंदेशा लगे कि निवेशक शायद दो बारी या डबली चार्ज हो रहे थे, खासतौर से जब हम ब्रोकरेज एक्सपेंसेस की बात करें। क्या इसको लेकर किसी भी तरह की बात सेबी की तरफ से जो सामने आई है? नहीं, डबल तो नहीं। जैसे एक था कि पारदर्शिता के हिसाब से अगर जो टीईआर है, जो जो ब्रोकरेज कोई शेयर की जो खरीदो फरोख्त होती है स्कीम लेवल पे, उसकी जो ब्रोकरेज का वो टीईआर से बाहर था।
तो जो एक निवेशक को समझ आता है कि मेरे को अगर उसको लग रहा है कि 2.25% लग रहा है मेरे को, तो एक्चुअल वो 2.25% से ऊपर वो 12 पैसे जो अलाउड था, या कुछ और ऐसे खर्चे थे जो आउटसाइड द टीईआर थे, तो उनको सब इकट्ठा करके एक नया जो है टीईआर लाने का प्रावधान है, ताकि निवेशक को बिल्कुल सही तरीके से पता लग सके कि कितना इसमें पैसा इसमें चार्ज किया जा रहा है उसकी स्कीम पे। एयूएम के लिहाज से प्रपोज टीईआर क्या है सेबी की तरफ से? जो नए नए कंसल्टेशन पेपर के हिसाब से जी सर। वो भी अलग अलग है। वो 50,000 करोड़ तक का, जैसे शुरुआत करके 50,000 करोड़ तक का एयूएम है, तो उसमें एक है उसके ऊपर। पर इसमें एक चीज है कि सेबी ने उसको थोड़ा बढ़ाया है, क्योंकि उसमें जीएसटी और दूसरे खर्चे भी ऐड हो रहे हैं, या ब्रोकरेज भी ऐड हो रही है। तो उसको शुरुआती उसमें बढ़ाया गया है कि जो शुरू का लेवल होगा उसमें उसको ज्यादा चार्ज कर सकेंगे, और जैसे जैसे साइज बढ़ता है फंड हाउस का, तैसे तैसे इसका जो दर है वो कम होती जाएगी। सर, आप देश की सबसे बड़ी एएमसी हैं, सबसे बड़ा फंड हाउस है। आपकी जो रीच है वो शहर तो छोड़ दीजिए, गांव कस्बे में भी आप पूरी तरह से फैले हैं, और ये कहीं ना कहीं मुमकिन हुआ है आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स की वजह से भी। मुझे बताएं कि जो प्रपोजल अभी फिलहाल किया गया है वहां पर जो कॉस्ट मैनेजमेंट करने की बात सामने आ रही है, ठीक है, एक निवेशक के लिहाज से उनको पता होना चाहिए कि वो जो पैसे दे रहे हैं वो कहाँ किस सेवा के तहत लागू हो रहे हैं, लेकिन आप क्योंकि इतने बड़े आम हैं और इतनी पूरी तरह से आप देश में फैले हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स का रोल कितना मायने रखता है, और इसको बढ़ाने के लिए जो प्रपोज फिलहाल कंसल्टेशन पेपर जारी किया गया है उसमें उनके बढ़ावे के लिए क्या कुछ है और किस तरह से बढ़ावा मिल सकता है? देखिए, इसमें दो चीजें हैं, जिसमें एक तो ये है कि जो B30 सिटीज का था उसको जो अभी तक किसी वजह से रोका हुआ था, तो उसका यह है कि इन्वेस्टर एजुकेशन फंड में उसको थोड़ा सा प्रावधान रखा है, और वुमेन इन्वेस्टर के लिए थोड़ा प्रावधान जो एक बताया गया है रखने के लिए। परंतु एक चीज है, ये हमारी जो इंडस्ट्री है ये B2B है, जिसके कहते हैं बिजनेस, व्यापार से के द्वारा व्यापार, बिजनेस टू बिजनेस। तो उसमें जब ये कम होंगे खर्चे, या उससे नेचुरली इंटरमीडिएटरी की कॉस्ट पे भी, उनकी रेमुनरेशन पे फर्क पड़ेगा। एक चिंता का विषय ये है कि जब हम पूरे हिंदुस्तान में इसको फैलाना चाहते हैं, तो जो एक छोटा लेवल का डिस्ट्रीब्यूटर है उसके लिए बहुत ऑलरेडी ये बहुत ज्यादा, क्योंकि ट्रेल में हम देते हैं, तो एक नया जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो इसमें आज की डेट में आ नहीं रहा है बिजनेस में। अगर हम पीछे, बल्कि सेबी ने एक बहुत तारीफजनक बात की थी कि एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स करके एक बताया था, जहाँ जिसमें जो इंटरमीडियरी हैं, नए डिस्ट्रीब्यूटर को लाके उसको 15,000 रुपये महीने तक भी हम अपफ्रंट दे सकते थे, ताकि वो एक साल में इतना अपना धंधा बना ले, ताकि एक साल के बाद वो अपने उस धंधे की ट्रेल इनकम के ऊपर अपना काम चला सके। बट अनफॉर्चुनेटली वो 15,000 ने भी लोगों को अट्रैक्ट नहीं किया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो छोटा एक इंटरमीडियरी है, एक चाहे वो छोटे शहर में है या बड़े शहर में है, जब तक बहुत ज्यादा लोग म्यूचुअल फंड को नहीं बेचेंगे, तब तक इस इंडस्ट्री की बढ़ोतरी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्यों फिर उसके लिए आपको सिर्फ बैंक्स और नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर ही रह जाएंगे। जो इंडिविजुअल एडवाइजर्स हैं, जो सब जगह पे फैले हुए हैं, गांव गांव हर कस्बे में हैं, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल आने वाला टाइम है, क्योंकि पहले ही नए डिस्ट्रीब्यूटर नहीं आ रहे। तो अगर इसकी आमदन और कम हो जाएगी, तो शायद ये एक मुश्किल है। पर उसके लिए थोड़ा एक कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि किस तरह से और नए लोगों के लिए ये इसको अट्रैक्टिव बनाया जाए। तो वो कंसल्टेशन सेबी के साथ जब हम उनके साथ बातचीत करेंगे, तो नेचुरली हम अपने सुझाव भी देंगे। और हमें हम बहुत ये इस बात का पूरा विश्वास है कि सेबी जो है आज की डेट में कंसल्टेशन मोड में काम करती है, और ये जरूर सुनेंगे, और जो भी फैसला लिया जाएगा इसको मद्देनजर रखते हुए लिया जाएगा। सुझावों का जिक्र किया आपने, तो आप किस तरह के सुझाव और देने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग शायद जल्द ही होनी है, और ऐसे में कंसल्टेशन पेपर इसीलिए ही जारी किया गया है ताकि सभी अपने अपने तरह से मंथन करें और उसके बाद एक स्ट्रीमलाइन तरीके से सबके सुझाव सुने जाएं। आपकी तरफ से और क्या क्या सुझाव आने की संभावना है, या ऐसे कौन? जी जी। या इसमें ना अभी मतलब मंथन शुरू ही हुआ है, अभी तो 1-2 दिन ही हुए हैं। तो बिल्कुल। इसको पूरे तरीके से देखना पड़ेगा, हर नजरिए से देखना पड़ेगा।
पेनिट्रेशन के हिसाब से देखना पड़ेगा, इंडस्ट्री की ग्रोथ के हिसाब से देखना पड़ेगा। क्योंकि अभी भी हमारी जो इंडस्ट्री है, चाहे इसकी प्रतिशत के हिसाब से बढ़ोतरी अच्छी हुई है पिछले 5-7 सालों में, परंतु अभी भी अगर अगर हम पूरा साइज़ देखें इंडस्ट्री का, तो उसमें अभी बहुत कुछ करने वाला बाकी है, जिसके लिए ग्रोथ कैपिटल जिसको बोलते हैं वो चाहिए। हर जगह पहुँचने के लिए, जगह-जगह डिस्ट्रीब्यूटर रखने के लिए, हर जगह ऑफ़िस खोलने के लिए। और वाक़ई में अगर देखा जाए, जहाँ तक डायरेक्ट प्लान का सवाल है, एक बहुत ही उम्दा तरीके से एक वो तो अवेलेबल है ही है निवेशक के लिए, जो कि एक गोल्ड इन्वेस्टर है। ही कैन ऑलवेज़ इन्वेस्ट एट ए वेरी, वेरी लो कॉस्ट थ्रू डायरेक्ट प्लान। परंतु इंटरमीडिएट के थ्रू जो करना है वो इकोनॉमिकली वायबल थोड़ा कैसे बनेगा? जो ख़ास तौर पे जो बहुत छोटे या मझोले लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उसके लिए एक ये चिंता का विषय हमारे लिए है कि उनको और कैसे लेके आएँगे। उसके लिए हमारा चिंतन मंथन सब जारी है, तो उसको हम बात करेंगे सेबी के साथ, अपने इंडस्ट्री में भी डिस्कशन करेंगे, तो सेबी के साथ बातचीत करके फिर इसका कोई सही तरीका निकल आएगा। अच्छा, इसमें जो प्रपोजल्स आए हैं उसमें इन्वेस्टर एजुकेशन फंड का भी इस्तेमाल करने की बात कही गई है। इसके लिए क्या प्रपोजल है सर? नहीं, उसमें ये है ना, जैसे आज से 8 जब शुरू हुआ था उस टाइम इंडस्ट्री का लेवल 8 लाख 10 लाख करोड़ के करीब था, अभी 40 लाख करोड़ हो गया, तो टोटल अमाउंट जो वैल्यू है वो काफ़ी बढ़ गई है, तो उसको यूज़ किया जा सकता है फॉर इंसेंटिवाइजिंग द डिस्ट्रीब्यूटर आउट ऑफ दैट फंड आल्सो। वो ही देखना पड़ेगा कि वो काफ़ी रहेगा या कम रहेगा, या इसमें और कुछ चेंजेस की जा सकती है, वो ट्वीकिंग, वो वही आंकड़े अभी अभी देख रहे हैं कि कितना पैसा B30 में पहले जाता था एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और अगर हम इन्वेस्टर एजुकेशन फंड में देखेंगे तो उसमें से कितना लिया जा सकता है, वो आंकड़े अभी पूरी इंडस्ट्री लेवल पे देखे जा रहे हैं। अच्छा सर, प्रदर्शन के मुताबिक टीईआर वसूलना, ये मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ा फैसला होगा अगर प्रपोजल्स में कुछ निर्धारित किया जाता है तो। इसे आप कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं? निवेशक के लिहाज से तो ये मेरे ख्याल से ठीक ठाक मामला होगा अगर निर्धारित हो जाता है, तय हो जाता है। देखिए, निवेशक के हिसाब से ठीक-ठाक मामला होगा, ख़ास तौर पे जो बड़ी कंपनीज़ हैं, उनको इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। और छोटी कंपनीज़ को जो है इसका इम्पैक्ट कम रहेगा। परंतु उसमें छोटी या बड़ी का सवाल नहीं है। ये तो ये होता है कि देखिए, किसी भी आप ग्लोबली देखा जाए तो जो बड़े 4, 5, 6 प्लेयर होते हैं, वो ही एक मेजर ग्रोथ को लेके आ सकते हैं। तो उसको कैसे देखना चाहिए, या मतलब किस तरह से इनको अपना बिज़नेस प्लान बनाना पड़ेगा, ताकि ये जो एक हमारी फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड गेटिंग मोर एंड मोर पीपल इनटू द कैपिटल मार्केट्स, उस जो वो ऑब्जेक्टिव है उसको कैसे पूरा किया जाए विद इन द गिवन रूल्स एंड रेगुलेशन। नहीं, ये आपने काफ़ी पते की बात कही है क्योंकि यही जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उन पर ही पूरा तरह से दारोमदार होता है इंडस्ट्री को आगे खींचने का, और न सिर्फ खुद आगे बढ़ने का बल्कि जो छोटी कंपनियां हैं, जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको भी खड़ा करने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करना पड़ता है। काफ़ी जिम्मेदारी का काम है। अब अंत में जानना चाहूँगी, महिलाओं की वित्तीय साक्षरता के लिए भी कदम उठाने की कोशिश की गई है और मेरे ख्याल से ये अपने आप में सराहनीय कदम है सेबी की तरफ से भी। आप बतौर एक एएमसी भी इस पर कई सारे कदम लगातार उठाते हुए आप आए हैं, आपने किए हैं कई सारे ऐसे आयोजन। अब इस फैसले को, इस प्रपोजल को आप किस तरह आगे बढ़ाएंगे, ये मैं जानना चाहती हूँ। नहीं, ये देखिए, ये तो बहुत ही सराहनीय कदम है। एक ये क्या होता है, एक नैरेटिव देने वाली बात होती है कि हम इस तरह से अपने जो एक फीमेल इन्वेस्टर्स हैं उनको और ज़्यादा जोड़ना चाहते हैं, और उसमें ज़्यादा अगर हम इंसेंटिवाइज़ करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर को, चाहे कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, परंतु फिर भी एक बड़ा दुरुस्त कदम है, और इससे मेरे को लगता है कि स्पेशली एंट्री लेवल पे इस पे काफ़ी नए निवेशक लाए जा सकते हैं। पर हमें थोड़ा बिज़नेस प्लान देखना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 3-4 सालों में भी हमने जो देखा है कि एक जो मीडियम लेवल का, अगर हम देखें बॉटम ऑफ द पिरामिड और द मिड वैली जो एक कस्टमर है, उनकी सर्विसिंग कम हो रही है बिकॉज़ ऑफ नॉन वायबिलिटी ऑफ बिज़नेस। जब हम देखते हैं, या तो एसआईपी हो रहा है या फिर बड़ी टिकट का बिज़नेस आ रहा है, जो 20,000, 50,000, 1 लाख लमसम बिज़नेस है, वो अभी भी नहीं आ रहा है इंडस्ट्री में इन द एक्जिस्टिंग रूल्स आल्सो। तो दैट विल गेट फर्दर इम्पैक्टेड विद द अगर टीईआर और कम होता है, क्योंकि आज की डेट में ये जो इंटरमीडियरी है, वो उसके लिए वो वायबल नहीं होता है। एक छोटे इन्वेस्टर का 20,000 50,000 लेके आएगा, क्योंकि ट्रेल में उसको अगर 1% भी मिलता था तो उसको 20,000 की एप्लीकेशन में पूरे साल में ₹200 मिलेगा।
और 200 रुपए के लिए उसकी एक्विजिशन कॉस्ट ज़्यादा होती है। ऐसे कुछ मुद्दे हैं जो हम विचार करेंगे, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा जो एक पिरामिड में एक जो है कि मिडल है, उनको कोई सर्विसिंग नहीं कर रहा है आज की डेट में। या तो 2 लाख से ऊपर, 3 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन होती है, या फिर एसआईपी होती है, क्योंकि उसमें एन्युटी बनता है। तो वो एक गैप है, वो हम देखेंगे, जब डेटा देखेंगे तो उसमें हम फिर उसके लिए काम करेंगे। बिल्कुल। तो दर्शकों को बताना बहुत ज़रूरी है कि फिलहाल जो भी हम चर्चा कर रहे हैं वो केवल एक कंसल्टेशन पेपर के तहत कर रहे हैं। अब तक कोई भी निष्कर्ष निकल कर नहीं आया है, कोई भी चीज़ लागू नहीं हुई है। और डीपी सर को शो पर लाने का मकसद यही है कि देश की इतनी बड़ी एएमसी जो इतनी पूरी तरह से देश में फैली हुई है, उसका क्या कहना है इस प्रपोजल्स पर, और किस तरह से फैसले जो हैं एक निवेशक के हक में लिए जा रहे हैं, उनके हितों का ख्याल रखा जा रहा है। जाते जाते सर आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी। फिलहाल वैसे तो हमेशा हम निवेश की जब भी बात करते हैं तो लंबा नजरिया ही होता है, लेकिन जिस तरह से हम अनिश्चितता का एक माहौल देख रहे हैं, आपकी एएमसी के तहत अब तक का अनुभव एसआईपी इनफ्लोस को लेकर अगर आप मुझे कुछ बता पाए, शहरी और ग्रामीण इलाकों से किस तरह से निवेश बढ़ रहा है, एसआईपी के आंकड़े जो कि हम देख रहे हैं कि क्लोज टू रिकॉर्ड हाइस पर ही फिलहाल बने हुए हैं, लेकिन किस कैटेगरी में फिलहाल क्या अनुभव है आपका, कुछ अगर तिमाही या कुछ महीनों का अगर मैं जानना चाहूँ हाल तो। नहीं, देखिए, अभी तक तो इक्विटी में ही ज़्यादा फ्लो आ रहा है, और ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि छोटे शहरों से बहुत ज़्यादा मतलब आज की डेट में जितना परसेंटेज एयूएम है, उससे बहुत ज़्यादा परसेंटेज एसआईपी में अभी छोटे शहरों से आ रहा है। तो एक ये बहुत बड़ा एक चीज़ है। दूसरा ये है कि अभी भी करीब 14,000-15,000 करोड़ की जो एसआईपी बुक हो गई है, उसमें भी अभी इनफ्लो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं हुआ अभी तक। अभी भी उसका जो बढ़ रहा है, तो वो मेरे ख्याल में ये तो लागू रहेगा, क्योंकि एक ग्लोबल सक्सेस स्टोरी है हिंदुस्तान के लिए कि ऐसा जो 2 बिलियन, ऑलमोस्ट 2 बिलियन डॉलर का जो पैसा हर महीने आता है, कि पूरे विश्व में कभी भी ऐसा नहीं, कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो एक तो और ये आगे बढ़ता ही जाएगा। ये देखो, ये चीज़ें टीईआर बढ़ना या कम होना, तो इंडस्ट्री ने ऐसे पहले भी बहुत रेगुलेटरी चेंजेस आई थी, तो उस वक़्त ऐसे लगा था बहुत ज़्यादा इसमें प्रभाव पड़ेगा या इंडस्ट्री में बहुत नुकसान होगा। परंतु अभी ये सिर्फ़ यही मेरे को जो चिंता सिर्फ़ यही है कि ये इंडस्ट्री का ग्रोथ एट द लोअर लेवल ऑफ द पिरामिड और लमसम जो हमारा एक मिडल इनकम ग्रुप है, उनकी सर्विसिंग को कैसे किया जाए, उसके लिए एक थोड़ा मंथन जारी है, ताकि हम अगर इंडस्ट्री को इसको यहाँ से लेवल से डबल करना है, तो अल्ट्रा एचएनआई और एचएनआईज़ के लिए और बहुत से जो उनके पास तरीके हैं पैसा के, उनके वो पीएमएस में भी जाते हैं, एएफ में भी जाते हैं। उसके अलावा भी उनके पास बहुत ज़्यादा एक मतलब जो संभावनाएँ रहती हैं जिसमें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर एक छोटे निवेशक के लिए, एक मझोले निवेशक के लिए म्यूचुअल फंड ही एक सही रूट है, और उस रूट में इकोनॉमिकली वायबल इंटरमीडिएशन इज़ वेरी, वेरी नेसेसरी। उसको किस तरह से पैकेज किया जाए, ताकि खर्चा भी स्कीम पे ज़्यादा ना पड़े, परंतु जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको प्रॉपर इकोनॉमिकली वायबल एक सॉल्यूशन दिया जाए, वो बहुत ज़रूरी है। उसके ऊपर हम मंथन कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए इसी के साथ चर्चा को समेटते हैं। टीपी सर बहुत-बहुत धन्यवाद, आपका समय निकाला और इतनी बारीकी से दर्शकों को समझाइश दी इस पूरे मामले पर। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।